हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं आपको यहाँ पे एक पैसेज लेके आया हूँ मैं इंग्लिश का, जो कि आपके 2021 के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आया हुआ है। देखते हैं आज हम सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का एचएससी का शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। ये 12 मार्क के लिए पैसेज आता है दोस्तों। तो पहले इसमें 12 मार्क में 6 क्वेश्चन दिए होंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा। ठीक है, यहाँ पे पैसेज पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका हम लोग। ये जो पैसेज दिया गया है, ये दिया गया है पैसेज एनेक्सोलॉजिस डे चैप्टर से, और इस चैप्टर के लेखक हैं आर के नारायणन जी, जिनको कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। पंचुअली एट मिड डे, अपने समयानुसार वो मिड डे दोपहर के टाइम पे, ही ओपन हिज बैग, वो अपने बैग को खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और उसमें से जो भी उसके प्रोफेशन को सूट करे, जो उसके काम को सूट करे, वो सारा इक्विपमेंट अपना बाहर निकलता था। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन ऑफ कॉवरिसेस, जिसके अंदर क्या क्या चीज शामिल था, 1 डजन कॉवरिसेस, जिसे कि समुद्र पाई सिक्कियां कुछ इस प्रकार से। ओके, वो निकालता था। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, चौकोन कपड़ा निकालता था, जिसके ऊपर विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, जिसके ऊपर ऑब्सक्योर जो समझने में काफी कठिन हो, ऐसे मिस्टिक चार्ट, रहस्यमय चार्ट बने होते थे उसके ऊपर। फिर अ नोटबुक, एक नोटबुक निकालता था, एंड अ बंडल ऑफ पाल्मायरा राइटिंग, पाल्मायरा मतलब खजूरा, खजूरा के पेड़ की पत्तियों पर कुछ लिखे हुए बंडल भर रखे हुए थे, वो निकालता था। फिर आगे हिज फॉरहेड, उसका जो माथा था, फॉरहेड मतलब माथा, वॉज रिस्प्लेंडेड ग्लोरियस, रिस्प्लेंडेड मतलब काफी चमकीला, प्रकाशमान, विथ सैक्रेड एश एंड वर्मिलियन, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, पवित्र राख, और वर्मिलियन मतलब होता है सिंदूर या कुमकुम का टीका लगा के काफी शोभामान होता था उसका माथा। फिर आगे दिया, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एब्नॉर्मल ग्लीम, और उसकी जो आंखें थी एक अजीब सी ग्लीम, चमक प्रदान करती थी, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर। उस टाइम चमकती क्यों थी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसकी आंखें अपने कस्टमर, अपने ग्राहकों को खोजती थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, यानी कि दिया कि परंतु जो उसका सिंपल, जो उसे क्लाइंट, उसे ग्राहक जो आते थे उसके पास में, वो उसको प्रोफेटिक समझते थे, ईश्वरी समझते थे, और उसके आंखों की रोशनी को या उसकी बातों से वो कंफर्टेड महसूस करते थे अपने आप को, उसकी बातें सुनकर उनको आराम महसूस होता था। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. उसकी आंखों की जो पोजीशन थी काफी सही जगह पे थी, जिससे वो लोगों को इनहेंस करता था, प्रभावशाली इफेक्ट डालता था। फिर आगे, एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, क्योंकि जो उसके माथा था वो पूरा पेंटेड था, तो फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स, विस्कर्स मतलब होता है मूछ, और मच्छर मतलब मूछेस होता है, पर यहाँ पे मूछ और दाढ़ी दोनों की बात किया हुआ है, जो कि विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों से होते हुए जो दाढ़ी और जो उसकी मूछ है, और उसके माथे के बीचों बीच में उसकी जो आंखें थी काफी शोभामान होती थी। इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच सेटिंग, अगर कोई बोलते हाफ विट्स का मतलब होता है कोई मूर्ख, कोई अगर मूर्ख या कम बुद्धि का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा पोजीशन बना लेगा ना, तो ऐसा सेटिंग में लगेगा काफी प्रभावशाली है। फिर टू क्राउन द इफेक्ट, और इसमें और 4 चांद लगाने के लिए ही वाउंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन, और सैफरन का मतलब होता है केसर, तो केसरी कलर का वो टर्बन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, केसरी कलर का पगड़ी वो बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सर पे। नाउ हिज कलर स्कीम नेवर फेल, और हमें पता है कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कभी फेल नहीं होता। लोग काफ़ी अक्सर इस कलर को समझते हैं कि ये जोगी है, बाबा है, वगैरह वगैरह, और काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos दहलिया स्टॉक, जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों पर या दहलिया स्टॉक एक प्रकार का फूल होता है उसके ऊपर मंडराती है, उसी प्रकार से उसके कस्टमर भी उसके प्रति अट्रैक्ट होके आते हैं, आकर्षित होकर उसके पास आते थे। ही सेट अंडर द बफ ऑफ द स्प्रेडिंग टम्बरिन ट्री, वो अपना एक पोजीशन लेके, टम्बरिन मतलब होता है
इमली इमली के पेड़ के नीचे अपने आप को विराजमान करता था, विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू दी टाउन हॉल पार्क, और वहीं से वो गुजरता था उस टाउन उस कस्बे का रास्ता, उस इलाके का रास्ता वहीं से गुजरता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, वो एक बोलते हैं एक सही प्लेस था, रिमार्केबल प्लेस था इन मेनी वेज, कई मामले में। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, वहां से काफी सर्जिंग मतलब होता है काफी भीड़ भाड़, काफी भीड़ भाड़ का जो क्षेत्र था वो, और वहां से लोग आते थे, मूविंग अप एंड डाउन, आते थे जाते थे। दिस नैरो रोड, और ये रोड काफी चौड़ा नहीं था, सकरा था, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक लोग वहां पे आते जाते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, और वहां पर वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के ट्रेडर्स विक्रेता और काफी प्रकार के ऑक्यूपेशंस लोग धंधा लगा के बैठे थे, रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, उसी रास्ते पे। जैसे कि मेडिसिन सेलर्स थे, औषधि विक्रेता थे, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जो कि चोरी किए हुए हार्डवेयर के सामान और जंग पुरानी चीज़ों के सामान को बेचने वाले लोग वहाँ पे होते थे। मैजिशियंस होते थे, एंड मैजिशियन का होता जादूगर, एंड एबो ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, और वहाँ पे एक ऑक्शनियर था। ऑक्शनियर मतलब होता है कि जो बोलते हैं ना नीलामी करते हैं, तो वहाँ पे एक सस्ते कपड़ों की नीलामी करने वाला एक मर्चेंट था, जो कि हु क्रिएटेड इनफ डील, जो कि पूरा एक माहौल बना लिया था पूरे कस्बे के लिए। लोग वहाँ पे होल टाउन, पूरे टाउन को, पूरे कस्बे के लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होके आते थे। नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद में एक वोसिफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। ओके, ग्राउंड मतलब होता है मूंगफली, ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली, तो भुना हुआ मूंगफली बेचने वाला एक व्यक्ति था, जो कि वोसिफरसनेस कर्कश की आवाज या चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीजों को बेचता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, और अपने वो चीजों को, जो चीज को बेचता था मूंगफली को, वो उसको अलग अलग नाम दे के बेचता था। कॉलिंग इट, कभी बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, दिल्ली का आलमंड मतलब होता है बादाम, दिल्ली का बादाम, एंड ऑन द थर्ड डे राजास डेलिकेसी, राजा का प्रिय, ऐसा करके चीजें वो बेचता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जैसे भी तैसे वहां पे लोग उसको सुन के अट्रैक्ट होते थे। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, फ्लॉक झुंड होता है, एक समूह उसके पास पूरा होता था। कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड डिलाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और उसी के जितना पोर्शन ऑफ द क्राउड, भीड़ जो है उसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आया करती थी। द एस्ट्रोलॉजर had transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, जो ग्राउंडनट बेचने वाला जो था उसके पास जो भी लाइट थी, उसी लाइट से होते हुए प्रकाश उस ज्योतिषी के पास पहुंचता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting, और यहाँ पे एक अच्छी बात एक और थी उसके लिए, कि वो बोलते ना enchantment, लोगों को बोलते बना लेता था, मूर्ख बना लेता था। ओके, क्योंकि उसके लिए सुटेबल प्लेस था, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपल लाइटिंग का व्यवस्था था नहीं, उसे लाइट कम चाहिए था, क्योंकि वो बंदा एक्चुअली में ज्योतिष था नहीं, पर ज्योतिष बनने का बस ढोंग करता था और लोगों को अपनी बातें बताकर उनसे पैसे ऐंठता था। द प्लेस वॉज लाइट अप बाय शॉप लाइट्स, यहाँ का जो स्थान था वो दुकानों पे लगी हुई जो लाइट थे उससे रोशनी यहाँ पे होती थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, एक या दो के पास तो हिसिंग गैस लाइट था, जिसमें हम हवा भरते हैं और उसमें नेट जैसा होता है, उसमें आग लगाते तो वो जलता है, प्रकाश होता है उससे। ठीक है, वैसा कुछ गैस लाइट उनके पास था। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, और कुछ लोग तो पोल्स, खंभों पर फ्लेयर्स स्टक मतलब कि बहुत मशाल जला के रखे हुए थे। सम वेयर लाइट अप ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोग तो ओल्ड साइकिल लैम्प के लाइट लगा के रखे हुए थे। एंड वन और टू, उनमें से एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर के जैसे थे वो लोग भी, मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, वो कुछ लाइट का व्यवस्था किए नहीं थे और उन्हीं की रोशनी में अपना काम करते थे। इट वॉज अ बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, यानी कि दिया है कि ये तो बेविल्डिंग मतलब एक्चुअली में क्या होता है, हक्का बक्का होना, पर यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो
रोशनी जो थी वो क्रिस क्रॉस, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से वो रोशनी जो आती थी उसी रोशनी के शेडो में वो अपना काम करता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये चीज़ जो है इसमें बहुत सूट करता था, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। जैसे बता के दिया आपको मैंने कि वो एस्ट्रोलॉजर था नहीं, वो ज्योतिषी था नहीं, बस ज्योतिषी बनने का वो बहाना करता था। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब वो अपनी ज़िंदगी शुरू किया था तो पहले से वो ज्योतिष था नहीं, और उसके गाँव में कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से वो अपने भेष को बदल के वो छिप गया था। उसकी कहानी आपको आगे मालूम पड़ेगी, उसकी कहानी आपको पैसे से पढ़ लेंगे, अभी जितना पैसे में उतना पढ़ाई दे रहा हूँ मैं। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू द अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट। जैसे कि वो अपने बारे में कुछ जानता नहीं था कि नेक्स्ट पल उसके साथ क्या हो जाएगा, वैसे ही अपने कस्टमर का कुछ जानता नहीं था। ओके, आगे दिया ही वॉज एज मच स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर। इनोसेंट तो क्या, मासूम, जितने से कस्टमर मासूम थे, चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उतना ही वो एस्ट्रोलॉजर था वो भी स्ट्रेंज था, वो भी स्ट्रेंजर था, मतलब वो भी अजनबी था, इन चीज़ों को जानता नहीं था, फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। ओके, एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश एवरीवन, तो उसकी बातें सुनकर लोग खुश होते थे, एस्टोनिश आश्चर्यचकित हो जाते थे सभी लोग। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, जिससे लगता है कि जैसे कि काफ़ी वो बोलते ना ये पढ़ने का विषय होगा या प्रैक्टिस किया हुआ होगा, एंड अशीव्ड ग्रेस वर्ड, बट वो ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था पर ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं किया था, फिर भी अपने शीव्ड का मतलब होता है चतुर, लोगों को गैस करके ही बात बताता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, वो भी बंदा अपना ईमानदारी से काम करता था, भले वो बेवकूफ़ बना रहा है पर वो बंदा अपना काम ईमानदारी से करता था। ओके, एंड ही डिजर्व, और वो डिजर्व करता था द वेजेस, अपना पगार, ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और वो अपना जो भी पैसा कमाता था उसे एंड ऑफ द डे अपने घर पे लेके चले जाता था। ठीक है दोस्तों, हमने पैसेज पढ़ लिया, अब इस पैसेज के बेस पर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A1 जो है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन के ऊपर आधा मार्क्स है। पहला लिख के दिया हुआ है, द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। जो एस्ट्रोलॉजर था वो काफ़ी प्रोफेशनल वे में अपना काम करता था, ये बात ट्रू है। ओके, तो हमें ज़्यादा ट्रू लिख दिया हमने। फिर दिया द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। यहाँ लिख के दिया हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। यहाँ लिख के दिया है कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, दिखने का जो भाव था, वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता था कस्टमर को, ये बात गलत है, ये अट्रैक्ट करता था, इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 3 दिया हुआ है, द प्लेस वॉज बिजी विथ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। ये जो प्लेस था वो काफ़ी विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन, धंधों से भरा हुआ था, यानी काफ़ी विभिन्न प्रकार के लोग व्यवसाय करते थे, तो ये ट्रू है। ओके, नाउ 4 दिया है, द एस्ट्रोलॉजर्स स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल। उसका जो बिजनेस था उसके स्किल पे डिपेंड करता था, ये भी ट्रू है, बहुत स्किल वाला था बंदा, बहुत चतुर था। दोस्तों भी हमें 4 क्वेश्चन दिया था, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो ट्रू है। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंप्लीट द गिवन वेब। ओके, यहाँ पे एक वेब लिख के दिया हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हुए थे, मैंने भर दिया है यहाँ पे। यहाँ लिख के दिया कि क्या एक्टिविटी था एस्ट्रोलॉजर का, तो मैंने चुना पैसेज में से, पंचुअली एट द मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। पंचुअली अपने समयानुसार मिड डे में अपने वो बैग को खोलता था और जितने भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट थे उसके वो निकालता था। ठीक है, ये पहला हमने पॉइंट लिया। सेकेंड है मैंने लिया, ही वाउंड सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। वो अपने सिर पर सैफरन कलर का टर्बन बांधता था। He said things which pleased and astonished everyone. वो इस प्रकार की चीज़ें कहता था जिससे लोग खुश होते थे, आश्चर्यचकित होते थे। ओके, फिर चौथा मैंने लिया यहाँ पे, he carried home his wages at the end of the day। वो अपने पगार को लेकर घर पे जाता था।
आपको यहाँ पे और भी पॉइंट मिल सकते हैं, आप जो चाहें आप वो लिख सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की एक्टिविटी को जुड़ा हुआ होगा। मैं ये 4 पॉइंट लिया हूँ, आप अपने मन से अगर पैसे मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिख के दिया हुआ है, द एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी shrewd जज ऑफ a कैरेक्टर, एक्सप्लेन विथ डिटेल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए हुआ है, पर ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा पैसेज में से लिखना होगा क्योंकि पैसेज के ऊपर ही बेस करता है। कह रहा है कि क्या एस्ट्रोलॉजर बहुत ही shrewd जज का था, मतलब बहुत चतुर बुद्धि का था वो। ओके, एक्सप्लेन करो डिटेल में। यस, द एस्ट्रोलॉजर वॉज shrewd जज ऑफ कैरेक्टर एज ही अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, he would guess his way through encounter with the client। देखो, अपने जीवन की प्रॉब्लम समझता था, उसी प्रकार से समझता कि लोग भी उन्हीं प्रॉब्लम से जुड़े होंगे, तो ऐसे ही प्रॉब्लम को वो लोगों को बताता था। he was a much stranger to the stars as were his innocent customer। जो उसके पास जो मासूम ग्राहक आते थे वो जिस प्रकार से अनभिज्ञ थे स्टार से, चंद्रमा से, वगैरह वगैरह चीज़ों से, तो वो भी उतने ही स्टैंडर्ड था। ठीक है, फिर भी एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश एवरीवन। फिर वो ऐसी बातें करता था कि उससे कस्टमर उससे खुश होते थे, आश्चर्यचकित होते थे उसकी बातों से। एंड दैट वाज मैटर ऑफ स्टडी। इससे मालूम पड़ता है कि काफ़ी वो मैटर ऑफ स्टडी था, माने काफ़ी पढ़े लिखे लोग ऐसे काम कर पाते हैं या बहुत प्रैक्टिस कर पाते, वो कर पाते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है वो श्यूड गैस वर्क का काम करता था, इसलिए लिख के दिया है कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत श्यूड जज ऑफ कैरेक्टर था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे A4। यहाँ क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट योर व्यूज। लिख के दिया हुआ है कि बिजनेस में छोटी छोटी चीज़ों को भी समझना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। क्या सही है? यस, एब्सोल्युटली, वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। ओके, बिजनेस में सफल होने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन डेप्थ मतलब होता है डिटेल में देखा जाए तो बिजनेस नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एसेट। जो बिजनेस का नॉलेज रखने वाले होते हैं ना लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मतलब होता है प्लानिंग, वो प्लान उनका जो स्ट्रेटेजी होता है वही उनका एसेट होता है। ओके, फिर लिख के दिया है स्मॉलर डिटेल्स लाइक नोइंग पीपल, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लोगों का प्रेफरेंस क्या है। ओके, पीपल्स प्रेफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक नीड्स, देश में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरतें हैं, अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग ट्रेंड इन द मार्केट, और जो मार्केट का जो ट्रेंड बदल रहा है, अंडरस्टैंडिंग कम्पिटिटर्स, अपने राइवल्स को समझना, अपने कॉम्पिटिटर को समझना, लर्न फ्रॉम अदर्स, और लोगों से छोटी छोटी बातों सीखना एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम जब समझेंगे तो हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका जो है ये आपको अपने ओन से लिखना होता है, ये सेल्फ लिखना होता है। तो ये मैंने अपने व्यू लिख दिया, आप अपने व्यू से आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे दिया A5 जो दिया हुआ है इसमें डू वेज डायरेक्टेड आता है, ग्रामर आता है इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीड एट द गिवन सेंटेंस एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपको यहाँ पे चूज करना है, 4 आंसर दिया हुआ है, आपको बताना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो सुटेबल आंसर है वो बता के दो। देखो, एक्सक्लामेटरी करने के लिए सिंपल सोचिए कि जब सेंटेंस में ए लगा हुआ हो या अ वैरी लगा हुआ हो तो उसका एक्सक्लामेटरी होता है व्हाट अ से। देखिए यहाँ पे व्हाट अ से दिया है क्या? नहीं, तो ये रॉन्ग है। हाउ से दिया है, ये भी रॉन्ग है। वॉट ए लिखा नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। तो थर्ड आपका आंसर राइट है। वॉट ए लिखने का, फिर रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज लिख के, फिर इट वॉज लिख के यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क डाल देंगे। दोस्तों आप सीख गए होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल सा ग्रामर था। एक्सक्लामेटरी क्या करना था वापस देख लो, वॉट अ लिखेंगे और उसके बाद पूरा सेंटेंस अब जो लिखा था उसके एक के बाद को लिख देंगे, और उस एक के पहले जो सेंटेंस लिखा है वो लिख के हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख के दिया हुआ है, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी सेल्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीड एट द गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। आपको यहाँ पे कंपाउंड बनाना, कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 मेन क्लॉज को आपको कंपाउंड वर्ड से जोड़ना होता है। कंपाउंड वर्ड स्पेशली यहाँ पे एंड है, जिसमें एंड दिया है वो सही होगा। तो यहाँ पे बट वाला रॉन्ग है, डैट वाला रॉन्ग है, एंड दोनों में दिया हुआ है, पर ये जो इट हैड दे दिया है तो ये सुटेबल नहीं टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये राइट है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, यहाँ पे एक मेन क्लॉज है, एंड इट
कंसिस्टेड ऑफ अ डजन क्लॉजेस, ये भी आपका एक मेन क्लॉज है। तो दो कंप्लीट सेंस वाले सेंटेंस को हमने एंड से जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। ये भी 2 मार्क के लिए है। 4 यहाँ पे चीज दिया हुआ है और चारों का आपको सिनोनिम फाइंड करना है फ्रॉम द पैसेज में से। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, आपको सेम वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग मतलब होता है कंफ्यूज करना, तो उसका होता है बेविल्डरिंग। ठीक है, यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है। हैंगिंग अराउंड मतलब होता है यहाँ से वहाँ भ्रमण करना, तो डिलाइट। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब होता है ऑब्सक्योर, समझने काफ़ी कठिन हो तो ऑब्सक्योर। और मैजिकल इफेक्ट मतलब होता है इनहेंसमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं मेरे आने वाली नई वीडियोस के। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।